श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, हम 6 भाव का फल पढ़ चुके। हमारी जन्म पत्रिका का कोर्स पूरा हो चुका है लगभग। परंतु एक बार और मैं पूरा रिवीजन कर दूं कि आपको यजमान से जो प्राप्त होगा वो जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान प्राप्त होगा। जैसे ही उनसे ये चीजें प्राप्त होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पंचांग खोलना है और उसका सूर्य स्पष्ट देखना है। यदि सूर्योदय कालिक है तो सूर्योदय कितनी बजे का है, मान लो सूर्योदय 7 बजे का है तो उसको 6 बजे का बनाना है। यदि वो 5:45 का है, 5:45 का है तो उसको 6 बजे का बनाना है। 5:30 बजे का है तो भी 6 बजे का बनाना है। तो ये आपको करना पड़ेगा। श्री भादव माता पंचांग का अगर आप उपयोग करते हैं तो इसमें जो ग्रह स्पष्ट हैं वे सारे के सारे ग्रह स्पष्ट 5:30 बजे के हैं। तो 1 कला 15 विकला मध्यम मान से आप सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो वो 6 बजे का हो जाएगा। परंतु नेपाल में अगर हम देखें तो वहां पर 15 मिनट और हमसे पहले टाइम है, तो वो वहां का 5:45 का होगा। श्री भादव माता पंचांग का जो सूर्य स्पष्ट है वो नेपाल में 5:45 बजे का होगा। तो उनको 1 कला 15 विकला का आधा ही जोड़ना है। 1 कला का आधा तो 30 विकला होता है, 15 का आधा 8 मान लो, तो 38 विकला मात्र जोड़ना है उनको। तो वो 6 बजे का सूर्योदय हो जाएगा, वहां के 6 बजे का। ठीक है। अब आपको खोलनी है हमारी पुस्तक कौन सी, एक तो विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व सायन लग्न सारिणी खोलनी है, और एक विश्व दिनमान सारणी खोलनी है। गुरुजी प्रणाम। हाँ सब ये विश्व सायन लग्न सारिणी है। इसमें अयनांश 100 साल पुराने भी हैं और 100 साल आगे के भी हैं। मतलब इसमें तो अयनांश बहुत लंबे चौड़े दिए हैं, परंतु फिर भी आपका जो भी जन्म पत्रिका आप बनाएंगे उसकी 1 तारीख के अयनांश आपको मिल जाएंगे। सन 1901 से अयनांश दे रखे हैं इसमें निकालकर, वो भी धुनन संस्कार युक्त हैं। आपको किसी प्रकार का कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। 1901 से लगाकर 2254 तक 354 वर्ष के धुनन संस्कार युक्त अयनांश सूक्ष्म दे रखे हैं। तो आप आपके जन्म के महीना जो हो उसका और सन की सहायता से 1 तारीख का अयनांश लेंगे, और पेज नंबर 61 पर जो सहायक सारणी है उससे विकला लेकर जोड़ देंगे, तो मौखिक जोड़ में ही आपके अयनांश इस सारणी से आ जाएंगे। उसके बाद आपका काम होता है कि उसको उस 6 बजे के सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे, और उसके बाद इस विश्व दिनमान सारणी में आप अपने जन्म स्थान के अक्षांश की टेबल ढूंढेंगे, जैसा कि मैंने बता रखा है। ढूंढकर उस सायन सूर्य के राशि और अंश की सहायता से मान प्राप्त करेंगे तो दिनमान हो जाएगा। दिनमान को 60 घटी में से घटा देंगे, रात्रिमान हो जाएगा। और इसी में सूर्योदय साधक टेबल दी है, तो इस रात्रिमान से इसमें से मान लेंगे सूर्योदयास्त साधक सारणी से, तो आपका लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा। और लोकल सूर्योदय में इष्ट अपना इष्ट स्थान का जो कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड अंतर 82-30 से हमारा जन्म स्थान अगर पश्चिम में है तो स्टैंडर्ड अंतर को जोड़ेंगे, और 82-30 से यदि रेखांश हमारे ज्यादा हैं तो स्टैंडर्ड अंतर को घटा देंगे, तो मध्यम जन्म समय प्राप्त हो, सूर्योदय समय प्राप्त होगा। मध्यम सूर्योदय समय में बाद में बेलांतर संस्कार कर देंगे धन या ऋण, तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय आ जाएगा।
इस सूर्योदय का और पंचांग के स्टैंडर्ड टाइम के सूर्योदय का अंतर करेंगे और प्राप्त अंतर के पल बना लेंगे। उतने पल अगर जन्म स्थान पंचांग के स्थान में से कुल मिलाकर पूर्व पश्चिम कुछ नहीं देखना है। अगर पंचांग के सूर्योदय से हमारा सूर्योदय पहले हुआ जन्म स्थान का, तो जो पल आए हैं वो तिथि नक्षत्र योग करण में जोड़ देंगे। और यदि हमारा सूर्योदय बाद में है तो जितने पल आए हैं वो पंचांग के तिथि नक्षत्र योग करण में से घटा देंगे, तो जन्म स्थान का पंचांग हो जाएगा। सबसे पहले आपको जन्म पत्रिका बनाना है, तो जन्म स्थान का पंचांग आपके पास होना चाहिए। जन्म स्थान का पंचांग नहीं हो तो जो पंचांग उपलब्ध है उसका परिवर्तन किया जा सकता है। अब कुछ प्रश्न ये आ रहे हैं कि पुस्तकें आपकी है और हमारे पास तो भादो माता पंचांग है ही नहीं पुराने, तो उसकी जरूरत ही नहीं। आप किसी भी पंचांग से इन पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने पंचांग परिवर्तन कर लिया तो भयात भभोग भी बन जाएगा। देखिए तिथि नक्षत्र योग करण आपका जन्म स्थान का हो गया, दिनमान निकल ही चुका है, रात्रिमान निकल ही चुका है। अब उसके बाद भयात भभोग बन जाएगा। सूर्योदय हो गया तो सूर्योदय से इष्टगति बन जाएगी। इष्टगति और नक्षत्र अपने पास है तो उससे भयात भभोग बना लेंगे। भयात भभोग से हम महादशा स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। और इधर चलेंगे हम तो इष्ट गति उस सारे ग्रह को जन्म समय के स्पष्ट कर लेंगे। सूर्य से लगाकर केतु तक के ग्रह स्पष्ट हम जन्म समय के कर लेंगे। अब जन्म समय का सूर्य स्पष्ट हो गया तो उसको सायन करके, और सायन करने के बाद आपको कोई गुणा भाग नहीं करना है। इस विश्व सायन लग्न सारणी से आपके जन्म स्थान की टेबल निकालेंगे अक्षांश की और लग्न साधन कर लेंगे। चूंकि इसमें जो टेबलें दी गई है वो सायन है। सायन होने से क्या फर्क पड़ेगा कि अयनांश बदलने के साथ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो पंचांगों में जो लग्न साधक सारनियां हैं वे निर्यण लग्न सारनियां हैं। इससे अयनांश बदलने के साथ ही वे सारनियां स्थूल मान देने लग जाती है। इसलिए इस विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग आप करें और इससे लग्न साधन करें। और इसमें दशम साधक सारणी भी है, दशम लग्न साधन करें। ये दोनों साधन करने के बाद में फिर आप भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट हो गए, ग्रह स्पष्ट हो गए और महादशा स्पष्ट हो गई तो इसके बाद करना कुछ ही नहीं है। फिर उनसे वर्ग कुंडलियां बना सकते हैं, जैसे होरा, दृष्कांश, चतुर्थांश, सप्तांश, नवांश, दशमांश, द्वादशांश आदि कुंडलियां, षोडशांश वगैरह सब बना सकते हैं आप। तो वो सारी कुंडलियां आप बना लेंगे और उसके बाद हम फल पर आएंगे। तो फल पर आपको राशि और उसके स्वामी याद होना चाहिए। ये राशि और स्वामी लिखे मैंने। मेष का स्वामी जैसे मंगल है उसका नंबर 1 होता है। इसके बाद उच्च नीच लिख रखे हैं यहाँ, जैसे सूर्य मेष का उच्च का है, तुला का नीच का है। ये उच्च नीच की जानकारी दी है। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। बुध गुरु राहु भी इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। पर मैंने बताया था आपको कि ये पूर्ण दृष्टि एक कल्पना मात्र है। पूर्ण दृष्टि कब होगी? जब हम गणित से उसका साधन कर लेंगे। गणित से हमने दृष्टि का साधन कर लिया कि वास्तव में बिल्कुल एक्यूरेट रूप से जो है ये आपकी जिसको कह सकते हैं कि दृष्टि इतनी उस भाव पर पड़ेगी या इतनी दृष्टि उस ग्रह पर पड़ेगी तो ही हम इसके सूक्ष्म परिणाम पर पहुंच पाएंगे। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है कि मंगल की 4th 8वीं दृष्टि भी होती है, गुरु की 5वीं 9वीं भी होती है पूर्ण दृष्टि, शनि की 3 10वीं होती है, राहु की 5 9 12 होती है, केतु की 5 9 भी होती है, राहु की 5 9 12 और केतु की 5 9 होती है। अब देखिए कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है वो चार्ट भी मैंने यहाँ बना रखा है। लग्न का कारक सूर्य है, दूसरे भाव का गुरु है, तीसरे का मंगल है, चौथे का बुध है, 5वें का गुरु है, 6ठे का मंगल है, 7वें का शुक्र है, 8वें का शनि है, 9वें का गुरु है, 10वें का बुध है और मंगल भी इसका कारक होता है। कहीं कहीं लिखा है ऐसा,
बाकी बुध इसका कारक है, गुरु 11वें भाव का कारक है और 12वें भाव का शनि कारक है। जो ग्रह जहां का कारक हो वहां अगर जाता है तो उस भाव की हानि करता है, ऐसा मेरे पढ़ने में आया है और आपके पढ़ने में भी आया होगा। तो इन भाव के कारक ग्रहों का भी ध्यान रखकर फिर फल कथन करेंगे तो आपको फलित में काफी सहायता मिलेगी। मैं इनका प्रयोग बहुत कम करता हूं, इनका प्रयोग बहुत कम करने के बाद ही फल कथन डायरेक्ट इनको देख के करता हूं, परंतु इनका ध्यान रखेंगे तो फलित में और सटीकता आ सकती है।